हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। मैं आपको यहाँ पे नीट, जेई और 12th बिहार बोर्ड के स्पेशली तैयारी के लिए आपके सामने आया हूँ और आप यहाँ से बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको फिजिक्स का एक एक चीज़ डीपली में पढ़ाऊँगा। वीडियो पर हमेशा बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ पे आपका जो चैप्टर पढ़ना है 12th में, फर्स्ट चैप्टर जो है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि पढ़ना क्या है। विद्युत आवेश, यहाँ पे आपको आवेश के बारे में पढ़ना है और विद्युत क्षेत्र, और आपको इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको कवर कराऊंगा कि विद्युत आवेश होता क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ये सारा कवर कराऊंगा और उसके बाद विद्युत क्षेत्र के बारे में कवर। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। आप बहुत आसानी से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है ये आप ध्यान रखिए, चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब इसको आप अपने हिसाब से कभी भी परिभाषित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डिफिनीशन रट्टा मारना है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस मैं जो शब्द समझाऊंगा बस उसको आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। आप इसको दूसरे तरीके से फिर बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें चुंबकीय प्रभाव या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करने का गुण हो उसे हम क्या कहेंगे, तो विद्युत आवेश कहेंगे। विद्युत आवेश जो है यह भौतिक गुण होता है, किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। विद्युत आवेश जो है यह क्या है, तो किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ, यह गुण उसमें पहले से ही मौजूद होता है। आपको ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश की जो परिभाषा है वो आप बहुत आसानी तरीके से अपने से दे सकते हैं। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र दो शब्द याद रखना है कि विद्युत आवेश क्या है, वे सभी पदार्थ जो चुंबकीय प्रभाव या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश जो है वह भौतिक गुण होता है, किसी भी पदार्थ का यह भौतिक गुण होता है। मतलब यह पदार्थ का हर पदार्थ में यह गुण मौजूद होता है पहले से। और विद्युत आवेश जो है आपका वो कितने प्रकार का होता है, तो विद्युत आवेश जो है आपका दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का विद्युत आवेश होता है। कौन कौन होता है, तो पहला होता है धनावेश, और दूसरा होता है, धनावेश को हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि धनात्मक आवेश। धनावेश का हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, धनात्मक आवेश। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ऋण आवेश। ऋण आवेश का दूसरा नाम दे सकते हैं ऋणात्मक आवेश। देखिए विद्युत क्षेत्र में जो है विद्युत आवेश के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो विद्युत आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश का ही दूसरा नाम है धनात्मक आवेश। और दूसरा होता है ऋण आवेश का ही नाम है ऋणात्मक आवेश। ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि धन आवेश और ऋण आवेश जो है वो उत्पन्न कैसे होता है। धन आवेश और ऋण आवेश किसी भी पदार्थ पे उत्पन्न कैसे होता है। मान लीजिए कि यह एक आपका पदार्थ है और यह एक दूसरा पदार्थ है। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाता है
तो ये जो हो जाएगा आपका धन आवेश होता है, और यह जो हो जाएगा ये आपका ऋण आवेश होता है। मतलब आपको याद रखने का तरीका क्या है कि धन आवेश, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो पैसा जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, तो जिसके पास पैसा वो पैसा देगा, तो जो दे रहा है वो धन आवेश और जो ले रहा है वो ऋण आवेश। बात समझ में आ रही है आप लोग को कि धन आवेश क्या हुआ कि जो आपको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, वो हो जाएगा धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो हो जाएगा आपका ऋण आवेश। इसका अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूं। लिखिए विद्युत आवेश क्या है, परिभाषा लिखिए, मैं बोल के आपको लिखा दे रहा हूं कि विद्युत आवेश क्या है। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे विद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है, और विद्युत आवेश जो होता है यह किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। अब आपका क्वेश्चन दूसरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश, धन आवेश का ही दूसरा नाम है धनात्मक आवेश, और दूसरा है ऋण आवेश, ऋण आवेश का ही दूसरा नाम है ऋणात्मक आवेश। यहाँ तक कंप्लीट बात समझ में आई। अब यहाँ पे होता है कि धन आवेश कब उत्पन्न होता है और ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका दो पदार्थ है, एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और ये क्या कर रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये दे रहा है ना, तो जो दे रहा है वो धन आवेश है और जो ले रहा है वो ऋण आवेश है। अब देखिए, अब आवेश जो होता है उसकी प्रकृति जो होती है वो अलग अलग होता है। आवेश की प्रकृति, अब हम पढ़ रहे हैं आवेश की प्रकृति। प्रकृति का मतलब हुआ स्वभाव, मतलब कि आवेश का क्या स्वभाव होता है। तो यहाँ पे दो चीज है कि पहला है कि समान आवेश में, समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा। अब समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा, इसका मतलब आपको समझना है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण का मतलब क्या है। तो अगर मान लीजिए ये एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है, अगर इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे भी प्लस क्यू आवेश है, मतलब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, मतलब दोनों धनात्मक है, तो इन दोनों के बीच जो होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, ये उसमें कभी भी नहीं, ये दोनों का तो धातु, इसे क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। अब दूसरा जो है इसका प्रकृति क्या है, तो असमान आवेश। असमान आवेश, असमान आवेश में आपका क्या होता है, तो असमान आवेश में जो होता है आकर्षण होता है। असमान आवेश में आकर्षण होता है। अब आपको समझना है कि मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है, इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे माइनस क्यू आवेश है। अब जैसे ही ये असमान आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, तो आकर्षित करेंगे, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो खींच रहा है इसी को क्या कहते हैं, आकर्षण कर। तो आपको ध्यान का रखना है कि आवेश की प्रकृति, तो आवेश की प्रकृति दो होती है। एक क्या हुआ, तो समान आवेश जो है क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और असमान आवेश क्या करेगा, आकर्षण करेगा। अब इसको हम नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रियल लाइफ में क्या होता है कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो ये दोनों दो आवेश तरफ से हो गए, लड़का प्लस आवेश मान लेते हैं और लड़की माइनस आवेश मान लेते हैं। तो ये जैसे ही विपरीत आवेश हो गया तो ये एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, ये एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये दोनों समान नहीं है, असमान है। तो असमान में आकर्षण, और जैसे मान लीजिए कि ये लड़का है और ये लड़का है, ये दोनों जो है एक दूसरे से कभी भी आकर्षित नहीं होंगे। तो समान आवेश आकर्षण नहीं होगा, असमान आवेश आकर्षण। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं, टॉपिक क्या है कि आवेश को
किससे सूचित किया जाता है? तो आवेश को जो सूचित किया जाता है वो आपको किससे किया जाता है? तो Q से। आवेश को सूचित किससे किया जाता है? Q से सूचित किया जाता है। और आवेश जो है क्या है? तो अदिश राशि। आवेश जो है वो क्या है? अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि का मतलब क्या है? अदिश, दिश मतलब दिशा, अ मतलब नहीं, मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश राशि है। अब इसको हम एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके घर में वायरिंग होता है तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से करंट का वायर लेके जाते हैं, जिधर मर्जी उधर आप घुमा लेते हैं, मतलब इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। और जैसे ही निश्चित दिशा नहीं होगा तो वो कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आवेश अदिश राशि ही क्यों है, तो आवेश में जो है निश्चित दिशा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो हम आपको आगे बताएंगे कि आवेश पर जब हम वैद्युत बल रेखा होता है उस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो मात्र एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो एक दिशा बताती है, और इसीलिए जो है वो अदिश हो जाता है। ठीक है, तो ये सदिश राशि नहीं है। ध्यान रखना है कि आवेश क्या है? तो आवेश जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट मार देता हूं कि आवेश की प्रकृति, तो आवेश की प्रकृति का मतलब क्या है कि आवेश का स्वभाव क्या है? तो आवेश की प्रकृति दो होता है। पहला प्रकृति है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये दो पदार्थ है, एक पे प्लस क्यू आवेश है और एक पर दूसरे पर भी प्लस क्यू आवेश है। जैसे ये दोनों पर प्लस क्यू आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे अपोजिट दिशा में, ये कभी भी आपस में नहीं चिपकेंगे। तो ये जो धक्का दे रहा है इसी को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। अब दूसरा प्रकृति क्या हुआ कि असमान आवेश में आकर्षण हुआ। असमान आवेश में आकर्षण का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक पदार्थ आपका ये है जिसपे प्लस क्यू आवेश है और दूसरा पदार्थ ये है जिसपे माइनस क्यू आवेश है। अब यहाँ देखिए कि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, मतलब ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, मतलब दोनों में आवेश जो है वो असमान है, विपरीत आवेश है। जैसे विपरीत आवेश होगा तो ये एक दूसरे पे चिपक जाएंगे और ये जो आपस में सटेंगे इसी को क्या कहते हैं? आकर्षण। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि आवेश को किससे सूचित किया जाता है? तो आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को किससे सूचित किया जाता है? तो Q से सूचित किया जाता है। जैसे आप कहिएगा कि सूचित करना मतलब क्या हुआ, तो जैसे आप किलोग्राम को केजी से सूचित करते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो कहते हैं कि वो 1 किलो चावल दे दीजिए, तो वो 1 किलो से चावल समझ आइए क्या मतलब कि केजी आप बताएं कि उसको इतना ग्राम देना है, तो ये जो केजी हुआ ये यूनिट हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो Q को सूचित किया जाता है वो किससे किया जाता है? सॉरी, आवेश को जो सूचित किया जाता है किससे किया जाता है? Q से किया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आवेश जो है वो अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या हो? इसमें दिशा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है वो आपको मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। तो आवेश बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो Q बराबर N। फॉर्मूला क्या होता है आवेश का? तो Q बराबर N। Q का मतलब क्या है? तो Q जो है वो है आपका आवेश है। Q जो है क्या है? आवेश है। N जो है, N क्या है आपका? तो N जो है आपका पूर्णांक है। और E क्या है? तो E जो है इलेक्ट्रॉन। E क्या है? तो E जो है आपका इलेक्ट्रॉन है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये पूर्णांक का मतलब क्या होता है। तो पूर्णांक का आप जब संधि विच्छेद करते हैं तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण जोड़ अंक, मतलब वह अंक जो पूर्ण हो। और पूर्ण अंक कौन होता है? तो या तो ये पूर्ण अंक प्लस में होगा या माइनस में होगा। जैसे प्लस माइनस 2 दे दिए, या तो +3 दे दिए या -3 दे दिए, ये आपका पूर्ण अंक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बटा में इसको देता 3/4, ये पूर्ण नहीं है। यदि मैं इसको 4 पूर्णांक 3/4 देता हूँ, पूर्ण नहीं है। अगर मैं इसको रूट में लेता हूँ, ये पूर्ण नहीं है। मतलब पूर्णांक का मतलब क्या है? या तो यह प्लस में होगा या माइनस में होगा। मतलब कि आवेश जो है वो आपको प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है।
टुकड़ों में नहीं हो सकता, 3.4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 5.6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। या तो जब भी होगा तो वो प्लस में होगा या माइनस में। अब देख लीजिए, इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सी क्या है, तो सी जो है वो कूलम है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ये ध्यान रखिए कि प्रोटॉन का भी मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज में होगा, मतलब ये ऋण आवेश होगा, मतलब यहाँ पे माइनस हो सकता है, या आप इसको ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, तो ऋण आवेश होगा, और आपका प्रोटॉन जो होगा वो धन आवेश होगा, धन आवेश होगा। मान दोनों का सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जो है निगेटिव वैल्यू में होगा, मतलब ऋण आवेश होगा, और ये जो है पॉजिटिव वैल्यू में मतलब धन आवेश में होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। अब आता है आपका टॉपिक कि आवेश, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का दो मात्रक है, एक छोटा मात्रक होता है, जिसको छोटा मात्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कूलम। छोटा मात्रक को क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं, और इसको सी से सूचित किया जाता है। छोटा मात्रक को क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं, और इसको किससे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। और एक बड़ा मात्रक है, आवेश का बड़ा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक का क्या नाम है, तो बड़ा मात्रक का नाम है फैराड, फैराड, और इसको कैपिटल एफ, बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का छोटा मात्रक जो है वो कूलम है, जिसको सी से सूचित करते हैं, और बड़ा मात्रक जो है फैराड है, जिसको एफ से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक फैराड बराबर कितना कूलम, तो एक फैराड बराबर जो है 96,500 कूलम। एक फैराड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। ध्यान रखिए ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बराबर पूछ देता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैं जिस तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप पॉइंट वाइज याद रखिएगा, पॉइंट वाइज कोशिश कीजिएगा इसको नोट करने का, तो आप बहुत आसानी से फिजिक्स समझ सकते हैं, और फिजिक्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स भी उठा सकते हैं। और अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, दोस्तों से भी शेयर कर ले, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेश का फॉर्मूला जो होता है Q बराबर N। Q क्या है, तो Q आवेश है, क्योंकि आवेश को हम Q से सूचित करते हैं। N क्या है, तो N पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या है, तो पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, वह टुकड़ों में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा। ये हुआ कि पूर्णांक अंक होगा। पूर्णांक अंक सिर्फ किस में होगा, तो पूर्णांक अंक सिर्फ प्लस में होगा, माइनस में होगा, जैसे +2 -2 +3 -3, ये इस तरीके में हो सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में ये नहीं हो सकता। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा रहा हूँ, ई से इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अभी थोड़ा देर के लिए आप इस माइनस को भूल जाइए, तो इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का मान भी जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर आपको कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन का मान है और ये प्रोटॉन का मान है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऋण आवेश होगा, और प्रोटॉन जो होगा वो धन आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मान में ये माइनस लग गया तो ये ऋण आवेश हो गया, और प्रोटॉन के मान में प्लस लग गया तो धन आवेश हो गया। अगर प्लस नहीं भी लगा तो यहाँ प्लस छुपा होता है, तो ये धन आवेश हो गया।
अब देखिए आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का दो मात्रक होता है। एक छोटा मात्रक है जो कूलम है, जिसको हम सी से सूचित करते हैं, और एक बड़ा मात्रक है जो फैराड है, इसको हम एफ से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे एक फैराड बराबर कितना कूलम होता है? तो 96,500 कूलम होता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आवेश की विमा, आवेश की विमा देखिए, मैं आवेश की विमा निकालने का आपको एक तरीका बताऊंगा, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। और यहाँ पे दो तरीके का विमा आप निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में दोनों में से कोई पूछ देता है, तो ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं होगा। अब आपको फॉर्मूला होता है आवेश का, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है आई टी। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, क्यू बराबर एन ई। अब एक और फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। अब ध्यान रखिए, आवेश को जो है आपको पहचानने के लिए, पहले यहाँ पे विमा निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। क्या है? तो मास, द्रव्यमान को जो है, मास को जो है एम से सूचित करते हैं, लंबाई को लेंथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। लेंथ, और लेंथ को एल से सूचित करते हैं। टाइम, टाइम मीन समय हो गया, इसको टी से सूचित करते हैं। और धारा, धारा को आई से सूचित करते हैं, जिसको एम्पियर से सूचित करते हैं, ए से करते हैं। धारा को किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। अब देखिए, इसको निकालने का मैं तरीका बताता हूं। ये आई क्या है? तो आई जो है वो आपका धारा है, और ये टी क्या है? तो टी है आपका समय। अब धारा को हम किस में मापते हैं? तो एम्पियर में, एम्पियर क्या ए हो गया, और समय को किस में मापते हैं? टाइम में, टाइम का हो गया टी। मतलब आवेश का एक विमा जो हो गया आपका हो गया ए टी। आवेश का एक विमा क्या हो गया? ए टी। अब कभी कभी क्या है कि आपको पूरे रूप से लिखा हो रहता है, जैसे कि यहाँ पे एम, तो इसमें एम नहीं है, एल, एल नहीं है, तो यहाँ पे हम दूसरा क्या लिखेंगे कि एम का कुछ भी मान नहीं है तो एम जीरो, एल का कुछ भी मान नहीं है तो एल जीरो। अब बचा क्या? ए टी, तो लिख दिए ए टी। तो आवेश का दो तरीके का बीमा आपको निकलता है। एक निकलता है ए टी, जो आपके डायरेक्ट फार्मूला से निकल गया, और इसी फार्मूला से एम जीरो, एल जीरो, ए टी निकलता है। क्यों मैंने एम जीरो और एल जीरो क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है, इसमें एम्पियर और टाइम है। मास नहीं है तो मास को मैंने जीरो मान लिया। यहाँ पे लेंथ नहीं है तो मैंने लेंथ को जीरो मान लिया, और ए टी जो था एम्पियर और टाइम उसको मैंने डाल दिया। तो ये आपका बीमा हो गया। हो सकता है आपके ऑप्शन में एग्जाम में ये दे सके या ये भी दे सकता है, तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है कि आवेश के बीमा अगर ए टी बोल रहा है तो भी सही है, और एम जीरो, एल जीरो, ए टी बोल रहा है तो भी सही है। ये समझ में आ रही बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको एकदम छोटा छोटा पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा जो एकदम माइंड में फिट हो जाए। फिजिक्स से डर लगने की जरूरत नहीं है, और फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आवेश आवेश का उत्पत्ति, आवेश का उत्पत्ति कह सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं आवेश किस कारण से उत्पन्न होता है। आवेश किस कारण से उत्पन्न होता है? आवेश जो है वो किस कारण से उत्पन्न होता है? तो आवेश जो है वो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ आपका आंसर क्या आता है? घर्षण। आवेश जो है किस कारण से उत्पन्न होता है? तो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। अब कहिए कि सर ये कैसे हो गया?
तो आपने बहुत सारा प्रैक्टिकल्स देख रखा है, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल्स बताता हूँ। आप क्या करते हैं कि कागज के छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं, और आप क्या करते हैं कि ये जो आपका पेन है या मार्कर है, इसको आप बाल में बहुत देर तक रगड़ते हैं, थोड़ा देर तक। तो क्या होता है, जैसे इस पे ऐसे इसको रगड़ते हैं तो इसके घर्षण के कारण इस पे आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही इसको हम कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो इसमें कागज का टुकड़ा जो है वो चिपक जाता है। ये आवेश उत्पन्न होने के कारण हुआ, और ये आवेश उत्पन्न कैसे हुआ, तो ये घर्षण के कारण। जैसे ही मैंने ये मार्कर को अपने बाल में इस तरीके से रगड़ा तो इसमें क्या हुआ कि आवेश उत्पन्न हुआ, और उसको जैसे ही कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में सकाया तो ये उसको क्या किया, छोटा छोटा टुकड़ा जो है इसमें आके चिपक गया। तो ये घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हुआ। ये समझ में आ गया बात। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एक न्यूमेरिकल आता है जिसको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो जो दिया है उसको निकाल के लिखिए। तो एक कूलम आवेश दिया हुआ है, आवेश कितना दिया हुआ है, एक कूलम, मतलब आवेश को हम क्यू से सूचित करते हैं, तो क्यू बराबर हो गया एक कूलम। ठीक है, अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एनी, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एनी। अब यहाँ पे आप मान बैठाइए, तो क्यू का मान दिया हुआ है 1 कूलम, और एन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये वही पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो एन पूछ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 में पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे क्यू बराबर जो है 1 कूलम दे रखा है, मैंने 1 कूलम लिख दिया, यहाँ एन को एन लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन का मान जो मैंने यहाँ पे बैठा दिया। अब देखिए जैसे इस एन को रोकेंगे तो ये 1 कूलम ऊपर जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। मैंने इसको बटा में इसको लिख दिया। अब देखिए कूलम से कूलम कट गया, तो बचा क्या, एन बराबर 1/1/6 10 में पावर माइनस 19, इतना संख्या बचा। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आता है वो आता है 6.25 इंटू 10⁻18, 10 में पावर 18, ये आपका आंसर आता है। तो ध्यान रखिए कि आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, नॉर्मल दिमाग लगाना है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इसने कूलम आवेश का मतलब क्या होता है, क्यू, तो क्यू इसने दे दिया 1 कूलम, और कहा कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन। क्यू का मान दिया होता है 1 कूलम, 1 कूलम मैंने बैठा दिया, बराबर एन का एन लिख दिया, गुने, यहाँ पे किसी भी चीज का चिन्ह नहीं इसके बीच में, तो गुना का मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब इलेक्ट्रॉन का मान बैठा देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुने 10 में पावर माइनस 19 कूलम। अब इस एन को रोकते हैं तो ये इसके बटा में आ जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया। अब कूलम से कूलम कट गया, बच गया 1/1.6 गुने 10 में पावर माइनस 19 कूलम। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 6.25 गुने 10 में पावर 18। ये इतना इलेक्ट्रॉन जो है 1 कूलम आवेश में आपका निकले। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रब करता हूं मैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी पदार्थ में धन आवेश कब उत्पन्न होता है, किसी भी पदार्थ में धन आवेश कब उत्पन्न होता है। सोचिए कि किसी भी पदार्थ में धन आवेश जो है कब उत्पन्न होता है। तो किसी भी पदार्थ में धन आवेश कब उत्पन्न होता है, तो मान लीजिए कि एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है।
अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें से निकल के इसमें जाना शुरू कर दिया, मतलब कि ये पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें जा रहा है, तो इसमें से निकल के जा रहा है मतलब इस पे क्या होगा, धन आवेश होगा, और इसमें जा रहा है मतलब इस पे क्या होगा, ऋण आवेश होगा। मतलब किसी भी पदार्थ पे धन आवेश और ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा, तो मान लीजिए कि ये पदार्थ जो है इसमें आवेश की मात्रा कम था और ये जो है इसमें आवेश की मात्रा ज्यादा था। अब दोनों को जब आपस में घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि एक पदार्थ से आवेश निकल के दूसरे पदार्थ पे जाना शुरू कर देता है, और जिस पदार्थ से आवेश निकल के दूसरे पदार्थ पे जाता है, तो जिस पदार्थ से निकल कर जाता है उस पर धन आवेश होता है और जिसमें जाता है वो ऋण आवेश होता है। बात समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि किसी भी पदार्थ में ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे उसी का क्वेश्चन है कि जब हम दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो हो गया ऋण आवेश। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा डिटेल्स में कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, तो जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा प्राप्त कर अपने कक्ष को छोड़कर दूसरे पदार्थ के कक्ष में चला जाता है, दूसरे पदार्थ के कक्ष में चला जाता है, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ वह धन आवेश, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गया वह ऋण आवेश होगा। अब यह जो नियम है, इस नियम का नाम क्या है, तो इसी नियम का नाम है आवेश। इस नियम को क्या होगा, इस नियम को आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। अब इसको समझिए, मैंने इस पर डिटेल्स में आपको लिख दिया ताकि ये परिभाषा आपको समझने में आसानी। यहाँ पे कह रहा है कि किसी पदार्थ पे धन आवेश कब उत्पन्न होता है या किसी भी पदार्थ पे ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है। तो जब हम दो पदार्थ को, मान लीजिए कि एक पदार्थ है, इसमें मेरा जो है +2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित था, और मान लीजिए इसमें जो है मेरा E इलेक्ट्रॉन उपस्थित था, ठीक है, -E इलेक्ट्रॉन उपस्थित था। अब जैसे ये दोनों पदार्थ को आपस में रगड़े या घर्षण करवाए, तो बाहरी ऊर्जा के कारण, क्योंकि जैसे ही घर्षण कराए तो एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी ऊर्जा को बाहरी ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, जैसे आप हाथ लेते हैं, ये आपका हाथ जो ठंडा होता है, या ठंडा के मौसम में महसूस करते हैं, गर्मी के मौसम में महसूस कर सकते हैं। जब हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इसके बीच में गर्मी उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है इसी को बाहरी ऊर्जा कहते हैं।
तो उसी तरीके से जब ये दो पदार्थ को आपस में रगड़े तो क्या हुआ कि इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, बाहरी ऊर्जा उत्पन्न हुआ। अब इस बाहरी ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके कक्ष से निकलकर कहाँ चला गया, तो ये इसके कक्ष में चला गया। अब इस कक्ष को छोड़ के इस कक्ष में जो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये धन आवेश हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब ये ऋण आवेश हो। और इसी नियम को क्या कहते हैं, तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसे कहते हैं, तो एकदम आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो बाहरी ऊर्जा के कारण एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के कक्ष में चला जाता है, और जिस कक्ष से निकल के जाता है वह पदार्थ धन आवेश, और जिस कक्ष में जाता है वह पदार्थ ऋण आवेश होता है। और इसी सिद्धांत को आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। अब आवेश का क्वांटमीकरण किसको कहते हैं, तो ये आपको मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne, ये फॉर्मूला है। तो आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, ये Q क्या है, आवेश का कुल मात्रा, तो किसी भी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। बात समझिए, यहाँ पे कहा कि ये जो है आपका, ये किसी भी पदार्थ में आवेश है, और यह आवेश जो है वो कुल आवेश है, और ये आवेश इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में उपस्थित है, इस इलेक्ट्रॉन के सॉरी कुल मात्रा के, आवेश के कुल मात्रा का पूर्ण गुणज होगा। मतलब क्या है कि अगर ये Q है, अगर यहाँ पे मेरे आवेश का जो मात्रा है 3 हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मान जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है n बढ़ता है, मतलब आपका पूर्णांक बढ़ता है तो आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, और पूर्णांक घटता है तो आवेश क्या होगा, घटेगा। मतलब यहाँ आपको परिभाषा क्या है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, किसी भी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के, उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आवेश का क्वांटमीकरण में नंबर जो बढ़ेगा, n जो है, अगर ये बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो माइनस में होता है ना। तो ये नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे इसका अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। किसी भी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के
एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ये आपका परिभाषा हो गया। फॉर्मूला लिखा जाता है Q बराबर N। यहाँ पे Q का मतलब वही है। Q का मतलब क्या होगा? तो Q का मतलब हो जाएगा आवेश। N का मतलब क्या हो जाएगा? तो पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्णांक होगा, मतलब प्लस माइनस में हो सकता है, +-2 +-3 ये हो सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं हो सकता। और ई का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का मान रखना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये ध्यान रखना है कि ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन का मान जो है वो ऋण आवेश होगा। क्लियर? ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। अब आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या? तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत का मतलब हुआ कि आवेश जो है वह न तो उत्पन्न किया जा सकता है न उसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत। मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि आवेश जो है उसको न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। इसे सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है। अब जनरल लाइफ का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे भगवान है, भगवान को न तो जन्म दिया जा सकता है न मारा जा सकता है। वो एक रूप से दूसरे रूप में आते हैं, एक अवतार से दूसरा अवतार लेते हैं, है ना? तो उसी तरीके से आवेश जो है, यहाँ पे आपको दो परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा। एक परिभाषा कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत, तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये हो गया आवेश का। अब यहीं पे एक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी आपको पूछता है, तो बस आवेश को ऊर्जा में बदल दीजिए कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे स्थानांतरित किया जा सकता है। और इस सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न आवेश को जो है वो नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे स्थानांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे स्थानांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब जो है आवेश का योज्यता नियम, आवेश का योज्यता नियम। देखिए, आवेश का योज्यता नियम किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेशों के योगफल
हम क्या कहते हैं, तो आवेश का योज्यता का नियम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, ये आपका एक पदार्थ था और ये आपका एक पदार्थ था। अब इस पदार्थ पे मान लीजिए कि +4 आवेश उपस्थित था और इस पे जो है -2 आवेश उपस्थित था। तो इन दोनों पदार्थों पर जो आवेश उत्पन्न है या आवेश उपस्थित है, इनके जोड़ को हम योज्यता का नियम कहेंगे। जैसे आवेश का योज्यता जब निकालेंगे, आवेश की योज्यता, तो क्या हो जाएगा कि हम दोनों का जोड़, मतलब +4 और प्लस ये हो गया -2। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो बड़ा का चिन्ह घटा देंगे तो -2। तो ये जो हमने जोड़ा, मतलब एक पदार्थ पे आवेश +4 था और दूसरे पदार्थ पे आवेश -2 था। तो इन दोनों के ये योगफल को आवेश का योज्यता नियम है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ, ये +2 हो जाएगा। जानिए कि किसी भी पदार्थ पे मतलब एक से अनेक पदार्थ हो सकता है। मान लीजिए कि अनेकों पदार्थ पे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सभी पदार्थों पर उपस्थित आवेशों के योगफल को क्या कहेंगे, तो आवेश का योज्यता नियम कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आवेश की योज्यता बराबर Q1 + Q2 + Q3 डैश। मतलब कि जितना ज्यादा आवेश रहा होगा जितना पदार्थ पे, उस सबको हम जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है कूलॉम का नियम। देखिए कूलॉम का नियम क्या है, तो पहले कूलॉम जी के बारे में जान लेते हैं कि कूलॉम जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम, और इनका पूरा नाम जो है वो है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। पूरा नाम क्या है, तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। और ये जो है फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ये नियम कब दिया, तो 18वीं सदी के अंत में। अब आप इसको लिख सकते हैं कि 18वीं सदी के अंत में चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम ने एक नियम दिया। अब इन्होंने नियम क्या दिया, तो नियम जो दिया वो ये दिया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, उसके लिए नियम दिया इन्होंने। और इसी नियम को क्या कहा, तो इस नियम को कहा गया कूलॉम का नियम। अब वो नियम क्या था ये मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश है ये आपका Q2। ये दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है Q1 और एक बिंदु आवेश है Q2। अब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, इसी बल के बारे में जो है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम जी ने जो है नियम दिया, और उसी नियम को हम क्या कहेंगे, तो कूलॉम का नियम कहेंगे। अब देखिए कैसे निकालना है, तो ये दो बिंदु आवेश है, इन दोनों को जो है हम मिला देते हैं। ठीक है, अब इसको Q1 मान लिए और इसको Q2 मान लिए। इसके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, इसके बीच की दूरी को मान लिया R। अब इस पे जो बल लगेगा इसी को निकालना है, तो इस पे जो बल लगेगा उसको F से सूचित किया जाता है, अब कूलॉम जी का नियम क्या है, तो कूलॉम जी का नियम है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो वो समानुपाती होगा। और किसके समानुपाती होगा, तो आवेश के गुणनफल के। आपको ध्यान क्या रखना है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वो क्या है, तो ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। अगर इसको आप लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि दो
बिंदु, ये आपका कूलम का नियम हो जाएगा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। बात आपको समझना है। बात क्या समझना है कि ये दो बिंदु आवेश था, एक बिंदु आवेश Q1 था और एक बिंदु आवेश Q2 था। इन दोनों के बीच जो है जो बल लग रहा है F, ये बल जो है वो आपको इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती है। मतलब समानुपाती मतलब बराबर है। और इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या हो गया, R हो गया। तो इस बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा, उल्टा होगा। अब देखिए, इन दोनों के बीच जो बल लगता है उस बल का नाम क्या है, उस बल का नाम है स्थिर विद्युत बल। अब इसको जब आप परिभाषित करते हैं तो आप यहाँ पे बल भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जो आप इसको स्थिर विद्युत बल भी लिख सकते हैं, स्थिर विद्युत बल भी लिख सकते हैं। तो अब परिभाषा जो हो गया आपका कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ध्यान समझिए कि ये दो बिंदु है और ये दो बिंदु के बीच पहला भी जो है आवेश वो Q1 है और दूसरा आवेश जो है Q2 है। और इन दोनों के जो बीच में बल लगेगा उसको हम F से सूचित करते हैं। और इस बल का नाम क्या है, तो इस बल का नाम है स्थिर विद्युत बल। अब ये स्थिर विद्युत बल जो है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और इनकी बीच की दूरी जो है R, इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। अब इसको हम सूत्र से समझते हैं। सूत्र से क्या समझते हैं कि पहला कहा कि माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, दो जो है बिंदु आवेश है और इसके बीच लगने वाला बल F, जिसको स्थिर विद्युत बल बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। तो इसके बीच लगने वाला बल F है, इसके बीच लगने वाला बल F है और बीच की दूरी R है। तो इसीलिए ये परिभाषा क्या कर रहा है, F समानुपाती Q1 Q2। कैसे ये Q1 Q2 हो गया, तो कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल ये किसके समानुपाती होगा, ये दोनों आवेश के गुणनफल की। ये देखिए F जो है वो समानुपाती हो जाएगा Q1 और Q2 का। अब ये हो गया आपका समीकरण A। अब दूसरा क्या कहता है कि उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब बीच की दूरी जो है वो R है तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, और R और बोल रहा है कि दूरी का वर्ग होगा, दूरी का वर्ग हो गया मतलब पावर 2। ये हो गया समीकरण 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ कि F को मैं F लिख रहा हूँ और समानुपाती के लिए आपको जो नियतांक लेना है वो लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये जो समानुपाती का आपको नियतांक लेना है वो नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल गया कूलम बल का, कूलम के नियम का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए मैं आपको फिर से अच्छे से समझा दे रहा हूं कि कूलम का नियम क्या है। तो कूलम का नियम जो है, ये दो बिंदु आवेश, एक बिंदु ये है जिसका मैंने Q1 ले लिया, और एक दूसरा बिंदु आवेश जो है ये है जिसका मान मैंने Q2 ले लिया। अब इन दोनों के बीच जो बल लगता है उस बल का नाम है स्थिर वैद्युत बल। अब इसको हम F से सूचित करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच जो बल लगने वाला है वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब F के बीच जो बल लगने वाला है वो समानुपाती होगा, और किसके गुणनफल के? ये दोनों आवेशों के, मतलब Q1 Q2 के। और इन दोनों के बीच जो दूरी है उसको हम R मान लेते हैं। तो दूसरा कहता है कि इनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमान मतलब उल्टा होगा, तो 1/r, और ये जो उल्टा होगा ये दूरी का वर्ग का होगा, तो दूरी का वर्ग हो गया R स्क्वायर। यही आपका कूलम का नियम। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मान निकल के यहाँ आता है। तो आपका परिभाषा हो जाता है कि हम कूलम के नियम के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कूलम जी के बारे में पढ़ते हैं कि कूलम जो है उनका पूरा नाम जो है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम है। और इन्होंने 18वीं सदी के अंत में दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के लिए एक नियम दिया, और उस नियम का नाम क्या दिया गया? तो कूलम का नियम दिया। और ये जो चार्ल्स जी थे, मतलब कूलम जी जो थे ये फ्रांस के रहने वाले। अब इन्होंने नियम क्या दिया? तो नियम इन्होंने ये दिया, ये आपका नियम है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। देखिए मैं एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर नहीं करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाऊंगा, और आपको जहां तक हो वहां तक मैं वीडियो आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, एक वीडियो में बनाने पे क्या होगा कि आपको बोरिंग लगने लगेगा। पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।